नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। राजगीर में बना देश का दूसरा ग्लास स्काईवॉक ब्रिज चीन की तर्ज पर किया गया है तैयार। चीन में कांच के बने पुल के बारे में आपने कई बार सुना होगा, फोटो और वीडियो भी देखे होंगे। इसे करीब से देखने और इस पर चलने की हसरत भी रही होगी, तो आपकी ये हसरत जल्द ही पूरी होने वाली है। 5 पहाड़ियों से घिरी बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसे नए साल में पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। राजगीर में बना देश का दूसरा ग्लास स्काईवॉक ब्रिज चीन की तरह पर्यटकों के लिए तैयार हुआ बिहार का पहला ग्लास ब्रिज अभी से ही लोगों का मन मोह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में जाड़े के दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस बार उन्हें यहां अलग ही रोमांच का अनुभव होगा। यहां के घने जंगलों में नेचर सफारी भी बनाया जा रहा है। यहीं पर आपको मिलेगा ग्लास स्काई ब्रिज, जो लगभग तैयार हो चुका है। यह पूरी तरह से शीशा और स्टील के फ्रेम से बना हुआ है। 250 फुट की ऊंचाई पर बने इस ट्रांसपेरेंट ब्रिज पर चलना रोमांचकारी अनुभव होगा। इस पर चलते हुए लोग खुद को हवा में तैरता हुआ महसूस करेंगे। इस ब्रिज को चीन के हेबई प्रांत के ईस्ट तेहांग में बने स्काई वॉक के तर्ज पर बनाया गया है। यह बिहार का पहला और देश का दूसरा ब्रिज है। देश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज सिक्किम के पोलिंग में है। उम्मीद है कि नए साल के मार्च तक यह आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर बिहार की 1435 पंचायतों में सब्जी आउटलेट, 6000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार पंचायत चुनाव से पहले सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। उत्तर बिहार के 5 जिलों में पंचायत स्तर पर सब्जी आउटलेट खुलेंगे। तिरहुल सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ शहरी तर्ज पर पंचायतों में अब आउटलेट खुलेगा। पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के अलावा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर जिले में सब्जी आउटलेट खुलेगी। इन जिलों में पंचायत स्तर पर 2-2 आउटलेट खोले जाएंगे। इसको ले वेजफेड ने प्लानिंग के तहत काम करना शुरू कर दिया है। वेजफेड के आंकड़ों के अनुसार 5 जिलों में करीब 1435 पंचायत हैं। प्रत्येक पंचायत में 2-2 आउटलेट खोलने की योजना है। ऐसे में वेजफेड के सब्जी आउटलेट की कुल संख्या करीब 2870 होगी। अनुमान के मुताबिक अगर एक आउटलेट पर 2 लोग काम करते हैं तो आउटलेट खुलने से तकरीबन 6000 लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। इस आउटलेट से एक तरफ सब्जी का बाजार भाव नियंत्रित होगा, जिसका लाभ ग्राहकों को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस प्लानिंग के तहत प्रतिदिन वेजफेड तकरीबन 10 टन सब्जी की बिक्री करने में सक्षम बनेगा। यह पूरा सिस्टम चेन की तरह काम करेगा। इसमें अप्रत्यक्ष तौर पर भी 2 से 3 हजार लोगों को रोजगार मिलेंगे। बिहार बोर्ड का बड़ा फैसला। 2020 और 2021 की मध्यमा परीक्षा एक साथ। वैश्विक महामारी कोरोना ने मध्यमा परीक्षा 2020 पर ब्रेक लगा दिया। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश भर में कई बार लॉकडाउन लागू किया गया। शिक्षण संस्थानों को लंबी अवधि तक बंद रखा गया। इस कारण मध्यमा परीक्षा 2020 का आयोजन नहीं किया जा सका। जबकि मध्यमा परीक्षा 2020 का आयोजन 12 अप्रैल से 18 अप्रैल 2020 तक आयोजित करने का निर्णय बिहार सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड पटना ने लिया था। लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लागू किए जाने एवं लंबी अवधि तक शिक्षण संस्थान बंद रखे जाने के कारण उक्त निर्धारित तिथियों को मध्यमा परीक्षा 2020 का आयोजन नहीं किया जा सका। अब बिहार सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड पटना ने निर्णय लिया है कि मध्यमा परीक्षा 2020 का आयोजन भी मध्यमा परीक्षा 2021 के साथ ही वर्ष 2021 में किया जाए। इस आलोक में मध्यमा परीक्षा 2020 एवं मध्यमा परीक्षा 2021 का आयोजन एक साथ 2 मार्च से 5 मार्च 2021 तक कराने का निर्णय बिहार सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड पटना ने लिया है। वर्ष 2021 में उक्त तिथियों को आयोजित होने वाली मध्यमा परीक्षा में मध्यमा परीक्षा 2020 एवं मध्यमा परीक्षा 2021 के जिले के करीब 4000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। कोरोना मरीजों की बढ़ेगी मुश्किल। एम्स के सहयोग में खड़े ईएसआई अस्पताल में कल से कोरोना का इलाज बंद। 100 बेड आईसीयू समेत 200 जनरल बेड की सेवा खत्म। बिहटा के ईएसआई हॉस्पिटल में अब कोरोना का इलाज नहीं होगा। इसकी पहचान पीएम केयर हॉस्पिटल के नाम से थी और मरीजों को इसकी बड़ी राहत थी। गुरुवार 17 दिसंबर को इसको बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ईएसआई हॉस्पिटल के सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया के बाद सामान्य इलाज की व्यवस्था की जाएगी। पटना एम्स की आईसीयू हमेशा फुल रहती है और ऐसी परिस्थिति में
मरीजों को ईएसआई अस्पताल ही रेफर किया जाता था। बिहटा के ईएसआई हॉस्पिटल को पीएम केयर हॉस्पिटल की पहचान तो थी ही, साथ ही यह कोरोना संक्रमितों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। यहाँ 200 बेड होने के कारण मरीजों को भर्ती करने में कोई समस्या नहीं होती थी। इतना ही नहीं, यहाँ आईसीयू भी 100 बेड की थी, जहाँ हर आधुनिक सुविधाएं दी गई थी। कोरोना की मार झेल रहे मरीजों के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं था। एम्स की आईसीयू हमेशा फुल रहती थी, यहाँ से मरीजों को अक्सर रेफर करना पड़ता था। आईसीयू जब भी मरीजों से फुल होती थी उन्हें ईएसआई हॉस्पिटल ही भेजा जाता था। अब ईएसआई हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज बंद होने से ऐसे मरीजों को सामने बड़ा संकट होगा। हो जाएं सावधान, बदल रहा है मौसम। शुक्रवार से पटना में बढ़ेगी ठंड, कोहरा के कारण धूप में कम होगी तपिश। मौसम का मिजाज बदल रहा है, सेहत को लेकर सावधान हो जाएं। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार से कोहरा के कारण धूप में तपिश कम होगी, जिससे ठंड बढ़ जाएगी। इससे सेहत के साथ वायुयान और ट्रेनों पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली बर्फबारी और बर्फीली हवाओं का असर पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में दिखाई देगा। अनुमान है कि 18 दिसंबर के बाद से पटना सहित बिहार के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री से तापमान गिर सकता है। गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री होने की उम्मीद है। गुरुवार को सुबह कोहरा धुंध के बाद दोपहर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। जदयू नहीं, भाजपा कर रही है देरी। मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश कुमार बोले, फैसला हमें नहीं उन्हें ही करना है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार गठबंधन पर बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को साफ कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें कोई फैसला नहीं लेना है, इसके लिए भाजपा को निर्णय लेना है। सीएम ने साफ कर दिया कि उनकी तरफ से कोई देरी नहीं की जा रही है, यह देरी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की वजह से हो रही है। ये बातें मुख्यमंत्री ने पटना एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान कही। कयास लगाया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार 15 दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात की भी उम्मीद की जा रही थी कि राज्यपाल कोटे में एमएलसी मनोनयन भी हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। सभी को उम्मीद थी कि 15 दिसंबर से पहले सरकार ये दोनों फैसले ले लेगी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने खुद यह बयान दिया है कि इसमें भाजपा ने देरी की है, ना कि उनकी तरफ से देरी हुई है। नीतीश कुमार के इस बयान से साफ दिख रहा है कि भाजपा और जदयू को कोऑर्डिनेशन की कमी है। ये बातें तब नहीं होती थी जब सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नए साल में बिहार वासियों को मिलेगी सौगात। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ सकती है इन 3 शहरों के लिए फ्लाइट। नया साल दरभंगा हवाई अड्डा से हवाई सफर करने वाले लोगों के लिए नई सौगात लेकर आ रही है। जनवरी माह से अहमदाबाद, हैदराबाद व पुणे के लिए यहां से सीधी विमान सेवा शुरू हो रही है। 11 जनवरी से अहमदाबाद व 18 से हैदराबाद व पुणे के लिए हवाई सफर प्रारंभ होगा। इसके लिए बुकिंग शुरू है। आम लोग इस पहल पर सोशल मीडिया के माध्यम से खुशी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि स्पाइस जेट के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी भी इस संबंध में अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, जबकि यात्रियों ने इन महानगरों के लिए बुकिंग शुरू होने व परिचालन की तिथि तय हो जाने की बात बताई है। सृजन कनेक्शन में 100 करोड़ का नया घोटाला। मार्च महीने में हुआ खुलासा, लेकिन चुनाव तक दबी रही बात। अब एफआईआर होगी। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले की जांच के दौरान एक नए घोटाले का खुलासा हुआ। घोटाला सामने आने के बाद महालेखाकार लेखा परीक्षक के दल ने साल 2007 से लेकर 2017 तक के अवधि का स्पेशल ऑडिट किया था और इसी ऑडिट के दौरान 99 करोड़ 88,69,830 रुपए के अतिरिक्त गबन के बारे में जानकारी मिली। इस बारे में भागलपुर के जिलाधिकारी ने इसी साल मार्च महीने में मुख्यालय को पत्र भेजकर जानकारी दे दी। 6 मार्च को डीएम की तरफ से मुख्यालय को पत्र भेजा गया, लेकिन चुनाव के दौरान इस पूरे मामले को लोगों के सामने नहीं आने दिया गया। अब लगभग 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त गबन के इस मामले में SC/ST कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ने प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इस मामले का तार सृजन घोटाले से जुड़ा हुआ है, लिहाजा अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के निर्देश पर डीएम प्राथमिकी दर्ज कराने के जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने बीपीएससी को दिया निर्देश। एपीओ परीक्षा में उम्र सीमा में छूट पर विचार करने को कहा। एपीओ यानी कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी की चयन प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को निर्देश दिया है। एपीओ की परीक्षा में उम्र सीमा में छूट यानी एज रिलैक्सेशन के लिए हाईकोर्ट आए अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करने का हाईकोर्ट का बीपीएससी को निर्देश दिया है। राज्य में एपीओ यानी सहायक अभियोजन पदाधिकारियों की बहाली हेतु ली जा रही चयन
परीक्षा में एज रिलैक्सेशन की गुहार लगा रहे याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वे इस बाबत एक अभ्यावेदन बीपीएससी के अध्यक्ष को दें। हाईकोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि एज रिलैक्सेशन हेतु दायर उन अभ्यावेदनों पर सही प्रकार के विचार पर 1 हफ्ते में जरूरी निर्णय लें। अब बात करते हैं सबसे अंतिम खबर की। तो बिहार में मिले कोरोना के 565 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,44,810। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 565 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,44,810 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,484 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 235 नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 565 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,44,810 हो गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।